हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत पीआर कंपनी के सीईओ विजय के घर से होती है, जहां विजय की पत्नी पूजा खत्म करके विजय के पास आकर कहती है कि ये क्या, तुम यहीं खड़े हो? आज हमारा बेटा लंदन से आने वाला है, तुम उसे लेने नहीं गए? जिस पर विजय कहता है कि हमारा बेटा अब कोई बच्चा नहीं रहा और वैसे भी वो कंपनी का सीईओ बनने वाला है, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि वो कहीं भी अकेला आ जा सके। इसके बाद हम अपने हीरो राम को देखते हैं, जो कि प्राइवेट जेट से इंडिया में लैंड करता है। राम काफी समय से लंदन में रहा था और वो कई साल बाद इंडिया आया है, जहां उसे लेने उसका बचपन का दोस्त विकी आता है। इसके बाद विकी राम को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन राम घर चलने से पहले एक आदमी से जाकर मिलता है, जो कि पीआर कंपनी में ही काम करता था। दरअसल राम ने इंडिया आने से पहले ही पीआर कंपनी की सारी डिटेल्स निकलवा ली थी, जिससे उसे पता लगा कि ये आदमी पीआर कंपनी की डिटेल्स किसी और कंपनी को सेंड कर रहा है। और तो और इसने काफी बड़ा प्रोजेक्ट पीआर कंपनी को न दिलवाते हुए किसी और कंपनी को दिलवा दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राम के पापा को ये सब कैसे नहीं पता, वो तो कंपनी के सीईओ हैं। दरअसल राम के पापा काफी शरीफ आदमी हैं और वो अपने किसी भी कंपनी के मेंबर पर शक नहीं करते। खैर, अब राम उस आदमी को उसी टाइम कंपनी से निकाल देता है, जिसपे वो आदमी राम को धमकी देता है कि मेरे पास तुम्हारी कंपनी की सारी डिटेल्स है, जिसे मैं दूसरी कंपनी को बेच दूंगा। इतने में उसके पूरे कैबिन में आग लग जाती है, जो कि राम ने ही लगाई थी। असल में राम को पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा ही होगा और वो तैयारी करके आया था। अब इस आग से उस आदमी के पास पीआर कंपनी की कोई भी डिटेल्स नहीं बचती। जिसके बाद राम अपने घर पहुंचता है, जहां सभी लोग राम को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके आने से दुखी भी थे। दरअसल विजय अपने बेटे को सीईओ बनाने वाला था। वहीं विजय के बड़े भाई रमेश का लड़का अभी खुद कंपनी का सीईओ बनना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, जिसमें उसका साथ उसकी माँ टीना भी दे रही थी, जो कि राम की ताई थी। इसके बाद हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां सिर्फ फूलों की खेती हुआ करती थी और उस गांव में एक अम्मू नाम की लड़की रहती है, जो कि काफी सीधी साधी और भोली भाली लड़की है। अम्मू भी फूलों की खेती किया करती है और उसके पिता पैरालाइज होने के कारण वो अम्मू की मदद नहीं कर पाते। हालांकि उसके पिता की जगह एक शक्ति नाम का लड़का अम्मू की मदद किया करता है। वहीं अम्मू अपने पिता का जैसे तैसे इलाज करवा रही थी, जिससे उनकी तबीयत में सुधार आ रहा था। लेकिन फूलों की खेती करने से पूरे गांव में कोई भी किसान अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पा रहा था। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हम विजय को देखते हैं, जिसने एक मीटिंग बिठाई होती है, जिसमें वो अपने बेटे को सीईओ बनाने वाला था। और जैसे ही विजय अनाउंस करता है, तभी टीना गुस्से में कहती है कि हमारी कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जो भी कंपनी का सीईओ बनने वाला है उसे टेस्ट देना होगा। अगर वो टेस्ट क्लियर करता है तभी वो सीईओ बन पाएगा। लेकिन विजय इस टेस्ट के खिलाफ होता है। वो नहीं चाहता था कि राम किसी भी तरह का टेस्ट दे, क्योंकि इससे पहले विजय के बड़े भाई रमेश इस टेस्ट को करने गए थे और आज तक वो वापस नहीं लौटे। अब यहाँ सबको लगता है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। अब बात करें इस टेस्ट की, तो जिसे कंपनी का सीईओ बनाने वाले हैं उसे 100 दिन तक गरीबी की हालत में सरवाइव करना होता है। वो कंपनी से कोई भी मदद नहीं ले सकता और अपनी पहचान किसी को भी बता नहीं सकता कि वो कितना करोड़पति आदमी है। इसलिए विजय नहीं चाहता था कि राम ये टेस्ट दे। लेकिन राम विजय से कहता है कि पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं इस टेस्ट को क्लियर करके रहूंगा। ये बोलकर राम अपने फोन, अपनी घड़ी, अंगूठी वगैरह सब उतार कर वहाँ से नंगे पैर चला जाता है। इसके बाद वो पहले दिन पूरा मजदूरी करता है और मजदूरी के पैसों से अपने लिए चप्पल खरीदता है। इसके बाद वो चुपचाप जाकर एक ट्रेन में बैठ जाता है और उसे पता ही नहीं था कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है। राम बस ये जानता था कि वो इस टेस्ट को पूरा करके रहेगा। इसी बीच हम राम के बिहेवियर को भी देख पाते हैं, जहाँ हमें पता लग जाता है कि राम सबकी मदद करने वालों में से है। वो गरीबी अमीरी नहीं देखता। वहीं दूसरी तरफ टीना राम को पिटवाने के लिए गुंडे भेज देती है। अब जैसे वो गुंडे स्टेशन पहुँचते हैं तो उन्हें राम ट्रेन में बैठा हुआ दिखता है, लेकिन वो ट्रेन काफी तेजी चल रही थी, जिस वजह से गुंडे ट्रेन में नहीं चढ़ पाते। अब ये ट्रेन वाइजैक जा रही होती है तो गुंडे दूसरी ट्रेन में बैठ जाते हैं वाइजैक जाने के लिए। फिर हम राम को देखते हैं, जिसके सामने वाली सीट पर बैठा आदमी अपना सामान भूल जाता है। तब राम उसका सामान देने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन वापस चढ़ नहीं पाता और ट्रेन वहाँ से चली जाती है। उधर गुंडे वाइजैक पहुंचकर राम को ढूंढने लगते हैं, लेकिन राम तो गलती से किसी और स्टेशन पर उतर गया था। फिर अब राम जहाँ उतरा था ये वही गाँव था जहाँ अम्मू रहती है और अब काम की तलाश में राम उसी गाँव में घूमने लगता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी बूढ़े आदमी को मार रहा है। तब राम बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये आपको मार क्यों रहा था, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि हम फूलों की खेती करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन एक राजू नाम का आदमी है जिसके पापा एमएलए और चाचा मिनिस्टर है। वो यहाँ काफी गुंडागर्दी करता है और हमारे फूलों को कम दामों में खरीद के बाहर ज्यादा दाम में बेचता है और गाँव के किसी भी इंसान को फूल बाहर बेचने की इजाजत नहीं है, जिससे हम लोग गरीबी में ही पल रहे हैं। ये सब सुनकर राम को काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत राजू के पास पहुँच जाता है, जहाँ किसानों का ठन्नी देकर उनके फूल
खरीदे जा रहे थे और जो कोई फूलों का असली दाम पूछने लगता तो राजू के आदमी किसानों को काफी बुरे तरीके से मारने लगते थे। ये देख राम को काफी गुस्सा आता है और वो राजू के आदमियों को काफी बुरे तरीके से मारता है। तब राजू डर के मारे किसानों को उनकी असली कमाई दे देता है और वो पाकर किसान खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजू का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो राम की जानकारी निकलवाने लगता है। फिर रात को राम जब कहीं जा रहा होता है तभी उसे अम्मू अपनी स्कूटी से ठोक देती है और राम बेहोश हो जाता है। ये देखकर अम्मू घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ये मर तो नहीं गया, लेकिन राम को तो काफी तेज बुखार हो रखा था। ये देखकर अम्मू उसे अपने घर ले आती है और उसके सर पर ठंडी पट्टी रखती है। फिर राम अगले दिन उठता है तो खुद को अम्मू के घर पर देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ अम्मू उसे बताती है कि कल रात मैंने तुम्हें ठोक दिया था और फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आई थी। फिर शक्ति राम से उसके बारे में पूछता है। तब राम झूठ कह देता है कि मैं एक अनाथ हूँ और काम ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ये सुनकर अम्मू उसे भर पेट खाना खिलाती है और काम भी करने के लिए दे देती है। अब से वो अम्मू का खेत संभालेगा और घर के बर्तन वगैरह मांजेगा, जिसके उसे महीने के 5,000 रुपए मिलेंगे और राम भी इस काम को करने के लिए मान जाता है। इसके बाद राम अगले दिन से अपना काम शुरू कर देता है, खेतों में पानी देना, मिट्टी खोदना, यही सब, जिस वजह से उसके हाथों में छाले आ गए थे। फिर रात को खुले आसमान के नीचे राम को गद्दा बिछाकर सोना पड़ता था। अब खेतों में पानी हर टाइम देने से अच्छा वो खेतों के लिए एक जुगाड़ बनाता है। दरअसल वो बांस को काट कर उसे पाइपलाइन की तरह बनाकर खेतों में बिछा देता है, जिससे पानी ऑटोमेटिकली पेड़ों में पहुंच जाता है। अब ये सब चीजें देखकर अम्मू हैरान हो जाती है और वो कह रही होती है कि राम के अंदर तो काफी दिमाग है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अम्मू राम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन दोनों ये बात एक दूसरे को बताने से हिचकिचा रहे थे। फिर एक दिन अम्मू राम को खुले आसमान के नीचे सोता हुआ देखकर उसे अंदर लेकर जाती है और कहते कि मैंने पर्दा टांग दिया है, अब से पर्दे के इधर तुम सोओगे और उधर मैं सोऊंगी, लेकिन अगर पर्दे के नीचे से एक भी उंगली मेरी तरफ आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जो सुनकर राम हंसने लगता है। इसके बाद हम सभी किसानों को देखते हैं जो आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि फूलों की खेती से हमारा गुजारा नहीं चलने वाला, जो पैसे हम कमाते भी हैं उसमें से आधा तो राजू ले लेता है और हमारा कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। तब कुछ किसान कहते हैं कि हम शहर जाकर गार्ड की नौकरी करके अपना घर चला लेंगे, लेकिन कुछ किसानों के पास तो शहर जाने तक के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो अपनी जान देने का डिसाइड करते हैं। तब एक किसान कहता है कि क्यों ना हमें राम की मदद लेनी चाहिए। तुम्हें याद है ना कि पिछली बार उसी ने हमारी मदद करी थी, अगर वो हमारी मदद करेगा तो हमें राजू को कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। फिर सब किसान राम के पास पहुंच जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। इस पे राम मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ और जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा और वैसे भी मैं फालतू के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। ये बोलकर राम सभी के सामने हाथ जोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अम्मू अपने घर जा रही होती है, जहाँ रास्ते में राजू उसका रास्ता रोक लेता है और उसे छेड़ने लगता है। तब अम्मू गुस्से में उसे चाटा मार कर वहाँ से चली जाती है। तब गुस्से में राजू अम्मू को किडनैप करने के लिए अपने आदमियों से कहता है। फिर उसके आदमी रात को अम्मू के घर पर उसे किडनैप करने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो राम भी होता है जो राजू के आदमियों को बुरे तरीके से मारता है। फिर जैसे राजू को इस बात का पता लगता है तो वो पुलिस वालों को राम को पकड़ने के लिए भेज देता है, जहाँ पुलिस राम को अपनी आइडेंटिटी बताने को कहती है, लेकिन राम उन्हें कुछ भी नहीं बताता इस डर से कि कहीं वो ये टेस्ट हार न जाए। तब पुलिस वाले उसे आतंकवादी बताकर वहाँ से ले जा लेते हैं और स्टेशन में ले जाकर खूब मारते हैं और उसे जेल में ही बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ अम्मू भी काफी परेशान हो रही होती है कि पता नहीं राम किस हाल में होगा। खैर तभी यहाँ थाने में एक वकील आता है जो राम को देखते ही कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने जेल में किसे बंद कर रखा है। ये एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा है, ये चाहे तो तुम्हारी वर्दी एक ही पल में उतरवा सकता है। जो सुनते सभी पुलिस वाले डर जाते हैं और ऑफिसर के साथ साथ सभी पुलिस वाले राम से माफी मांगते हैं और उसे छोड़ दिया जाता है। फिर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए राम बस यही सोच रहा था कि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ गई और वो ये टेस्ट हार गया। तब वो वकील से पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो, जिसपे वकील कहता है कि अरे तुम मुझे भूल गए, तुमने मुझे मेरा सामान लौटाया था ना जो मैं ट्रेन में भूल गया था, और वो सब जो मैंने अंदर कहा था ना वो ऐसे ही झूठ कह दिया था ताकि वो पुलिस वाले डर जाएं और तुम्हें छोड़ दें, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हें बिना फालतू इन लोगों ने फंसाया है। तब ये सुनकर राम के चेहरे पर दोबारा से खुशी आ जाती है क्योंकि वो टेस्ट अभी तक नहीं हारा था। फिर राम घर वापस जाता है जहाँ अम्मू उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और वो कहते कि तुम आ गए, अब चलो मंदिर चलते हैं, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि जैसे तुम आओगे मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगी। ये सुनकर राम खुश हो जाता है और दोनों मंदिर चले जाते हैं। फिर मंदिर में समय बिताने के बाद अम्मू राम को अपने रामू काका के घर ले जाती है, जिनसे वो कई दिनों से नहीं मिली थी। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता लगता है कि रामू काका के घर की हालत काफी खराब है और उनके परिवार ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। वहीं रामू काका का इलाज भी होना है, जिसके लिए उन्हें काफी पैसे लगेंगे और उनकी पत्नी भी बीमार चल रही है। तब रामू काका कहते हैं कि फूलों की खेती करके थोड़ा बहुत खाना पीने का जुगाड़ हो जाता है, लेकिन उस राजू ने मेरे खेत के आसपास की जमीन खरीद ली है जहाँ से तालाब का पानी आता था और अब वो तालाब का पानी भी नहीं आ रहा खेतों की सिंचाई के लिए। अगर तुम दोनों थोड़ा और लेट हो जाते तो शायद हम में से कोई जिंदा नहीं होता, क्योंकि ऐसे जीने से अच्छा तो मरना ही सही है। ये सारी बातें सुनकर राम काफी भावुक हो जाता है और वो रामू काका को अपनी कमाई के 5,000 रुपए दे देता है, ये कहते हुए कि इससे आप अपना खाने पीने का जुगाड़ कर लीजिए और मरना ही हर चीज का रास्ता नहीं होता। ये सुनकर
रामू काका राम को गले लगाकर रोने लगते हैं। फिर अगले दिन राम रामू काका के खेत में आता है जहाँ बोरवेल तो लगी हुई थी लेकिन बिजली न होने के कारण वो चल नहीं रही थी। तब राम अपना दिमाग चलाता है और ड्रम से एक विंड मिल तैयार करता है जिसके चलते बिजली जनरेट होती है और बोरवेल चालू हो जाती है। अब पानी आता हुआ देखकर रामू काका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और सभी गाँव वाले भी खुशी से नाचने लगते हैं। अब गाँव वालों की नजरों में राम एक मसीहा बन चुका था और अगले दिन दोबारा से सभी किसान इकट्ठा होकर राम के पास मदद मांगने आते हैं ताकि राम राजू से उन्हें छुटकारा दिलवा पाए। इस पर राम कहता है कि ये काम मेरे अकेले का बस का नहीं है, मैं एक लेटर लिखूंगा, उस पर बस आप अपने सिग्नेचर कर देना, फिर मैं वो लेटर सरकार तक पहुंचा दूंगा, शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। इसके बाद राम लेटर लिखता है पर वहाँ गाँव में किसी को भी सिग्नेचर करने नहीं आते थे तो सब अपने अपने खून से अंगूठा लगा रहे थे। जिसके बाद ये लेटर सभी राज्यों के सरकार के पास और पीएम तक के पास पहुँचा दिया जाता है। तब पीएम फटाफट से इस केस पर काम करने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ टीना और अभी इंस्टाग्राम पर राम की एक वीडियो देखते हैं जिसमें राम ने विंड मिल बनाई थी और इसमें वो काफी खुश लग रहा था। तब टीना कहते कि राम के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, बस 2 ही दिन बाकी हैं और इस वीडियो से तो ऐसा लग रहा है कि राम काफी खुश है। अगर और 2 दिन पूरे हो गए तो राम को सीईओ की गद्दी मिल जाएगी, इसलिए वो एक हैकर को बुलाती है ये पता करवाने के लिए कि ये राम की वीडियो कहाँ की है। दूसरी तरफ राजू का चाचा राजू के पिता को फोन करके कहता है कि देखो भैया गाँव में इंक्वायरी करने वाले लोग आ रहे हैं जो कि सीधा पीएम को रिपोर्ट करेंगे। अगर गाँव वालों ने कुछ भी बोल दिया तो आपकी एमएलए की कुर्सी और मेरे मिनिस्टर की कुर्सी दोनों हाथ से चली जाएगी, अब आपको ही कुछ करना होगा। तब राजू के पिता राजू को गाँव वालों का मुंह बंद करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम अम्मू के पापा को देखते हैं जब काफी ठीक हो गए थे और आज वो हॉस्पिटल से घर आए थे। तब अम्मू अपने पापा को बताती है कि मैं राम को पसंद करती हूँ। फिर अम्मू के पापा राम से एक दवाई का नाम लेकर देने को कहते हैं। तब राम तुरंत दवाई का नाम पढ़कर वो दवाई उनके हाथ में दे देता है। ये देखते अम्मू के पापा राम को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तूने मेरी बेटी को झूठ कैसे बोला कि तू एक अनाथ है और तूने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, बिना पढ़ा लिखा आदमी सही दवाई कैसे दे सकता है और भंगार के सामान से विंड मिल कैसे बना सकता है, बता तू कौन है। तब अम्मू राम से कहते कि चुप क्यों खड़े हो, पापा की बातों का जवाब क्यों नहीं देते, लेकिन राम कुछ भी नहीं बोलता और आज राम के टेस्ट का 99 दिन था। तभी अम्मू ये सोचकर उदास हो जाती है कि जिसे उसने अनाथ और गरीब समझकर प्यार करा वो कोई और ही है। वहीं राम अम्मू से 24 घंटे का समय मांगता है और कहता है कि 24 घंटे बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन अम्मू उसकी एक भी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ राजू के लोग अम्मू के खेत को तहस नहस करने लगते हैं और जब शक्ति उन्हें रोकने जाता है तो वो उसे खूब मारते हैं। अब उन्होंने ऐसा इसलिए करा था कि राम इस काम में ही उलझा रहे और कमेटी वाले जब आए तो राम उनसे न मिल सके क्योंकि राम ही था जो कमेटी वालों को सब बता सकता था और गाँव वालों में तो हिम्मत ही नहीं थी। फिर जैसे राम और अम्मू शक्ति को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और शक्ति का काफी खून बह चुका था तो डॉक्टर राम से कहते हैं कि ऑपरेशन में काफी खर्चा आएगा जिसके पैसे ना ही राम पर थे और न ही अम्मू पे। तब राम विकी को कॉल करके कहता है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर चाहिए शक्ति के इलाज के लिए, जिस पर विकी कहता है कि तू पागल हो गया है, एक ही दिन बचा है तेरा टेस्ट कंप्लीट होने में, अगर तू हार गया तो सीईओ की पोस्ट हाथ से चली जाएगी। तब राम कहता है कि मुझे ऐसी पोस्ट नहीं चाहिए जो किसी की जान के बदले मिले, तू बस फटाफट डॉक्टर प्रोवाइड करवा दे। जिसके थोड़ी देर बाद विकी गाँव में डॉक्टर्स की लाइन लगवा देता है जो की शक्ति का इलाज करते हैं। इसके बाद राम किसानों के पास जाने के लिए निकल जाता है। तब उसे रास्ते में राजू के गुंडे रोकते हैं और यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमेटी के लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कब गांव वाले उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन गांव वाले तो राम का इंतजार कर रहे थे और राम उधर लड़ाई में बिजी था। वहीं दूसरी तरफ अभी को भी पता लग चुका था कि राम कहाँ है, इसलिए वो अपने गुंडों को भेज देता है राम को खत्म करने के लिए। तब ये बात टीना भी सुन लेती है और वो कहती है कि हमें सिर्फ राम को सीईओ बनने से रोकना था, उसे मारना नहीं है। जिस पर अभी कहता है कि तुम्हें राम की इतनी चिंता क्यों हो रही है, कहीं राम तुम्हारा बेटा तो नहीं है। ये सुनकर टीना उदास हो जाती है कि आज मेरा ही बेटा मुझसे कैसे बातें कर रहा है। दूसरी तरफ राम राजू के गुंडों से लड़ लड़ के परेशान हो गया था कि तभी वहाँ पर अभी के भी गुंडे आ जाते हैं, लेकिन राम को और गुस्सा आता है और वो काफी बहादुरी से उन गुंडों को खत्म कर देता है। हालांकि इतनी लड़ाई करने के बाद राम काफी ज्यादा घायल हो चुका था। फिर वो किसी तरह किसानों के पास पहुँच जाता है और यहाँ किसान राम को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद राम कमेटी के मेंबर्स को किसानों पर हुए अत्याचारों के बारे में बताता है। तब कमेटी मेंबर डिसाइड करते हैं कि आज के बाद उन पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा और वो अपने फूल बहार शहरों में बेच सकते हैं। वहीं राजू और उसके पिता के खिलाफ भी एक्शन ले लिया जाता है। ये सुनकर गांव के लोग काफी खुश होते हैं। हालांकि राम अब काफी घायल हो चुका था, इसलिए वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर पीआर कंपनी का हेलीकॉप्टर आकर राम को ले जा लेता है। जिसके बाद विजय ने दोबारा मीटिंग रखी होती है जहाँ अभी कहता है कि अब राम सीईओ नहीं बन सकता क्योंकि उसने सिर्फ 99 दिन ही पूरे करे हैं, एक दिन अभी भी रह गया है। तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है, जी हाँ विजय का बड़ा भाई, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो भी 100 दिन के टेस्ट के लिए गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया और अचानक इस तरह आना यानी वो अभी तक जिंदा था। तब रमेश कहता कि माना राम ने 100 दिन पूरे नहीं करे, लेकिन जितने भी दिन उसने सरवाइव करा है मैंने उसे हर समय देखा है, वह काफी अच्छा सीईओ बनेगा। जब मैं अपना टेस्ट देने गया था तो मैंने वहाँ की गरीबी और जीवन कैसे जीते हैं ये सब देखा है, इसलिए मैं वहीं रुक गया था। इसके बाद राम को सीईओ बना दिया जाता है और फिर एक दिन राम दोबारा
दोबारा से उसी गाँव में जाता है, जहाँ जाकर वो सभी किसानों का लोन भर देता है। इससे पूरे गाँव वाले खुश हो जाते हैं और फिर राम अमू से कहता है कि मैंने उस टाइम तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई थी, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहूंगा, लेकिन आगे से मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? ये सुनने के बाद अम्मू उसे गले लगा लेती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।